Hello student, this is 7th lecture part V of solution chapter 12th class chemistry। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 पार्ट ए, जिसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पढ़ चुके थे। तो फिर स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 2.6.3 है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन इस पर ये डिपेंड करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड। ये हमको पता है जब कोई लिक्विड फ्रीज होगा तो लिक्विड फ्रीज होने के लिए लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। इस कंडीशन पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एक ऐसा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इस इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है तो क्यों होता है। अगर हम एक सॉल्यूशन लें जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमको पता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, ये हमको पता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलिड लिक्विड ये जब इक्वल होंगे जब हम उसका टेम्परेचर लो कर दें, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर वो पहले फ्रीज हो रहे थे जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब अब उस पॉइंट पर वो फ्रीज नहीं होगा। तो उसको फ्रीज करने के लिए वेपर प्रेशर जो कम हुआ है उसको इक्वलाइज करने के लिए टेम्परेचर को लो करना होगा ताकि हम उस प्रेशर पर पहुंच सकें जिस प्रेशर पर वो फ्रीज होगा। इसीलिए जो प्योर सॉल्वेंट है उसके कंपैरेटिवली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर होता है। इनका जो डिफरेंस होगा प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इनके फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको इंडिकेट करते हैं हम डेल्टा टी एफ से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। कुछ ऐसा ही ग्राफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर हम लोगों ने स्टडी किया था। वेपर प्रेशर इट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये जो अपर पार्ट है इसका ग्राफ का ये है लिक्विड सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट के लिए, नीचे वाला है सॉल्यूशन के लिए। तो जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हम अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बोल रहे हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो इसीलिए ये जो सॉल्यूशन वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये डाउन साइड में है सॉल्वेंट के ग्राफ के कंपैरेटिवली। तो अब ये जो पार्ट है ये पार्ट है इसका लिक्विड वाला पार्ट, और ये जो डॉट डॉट लाइन है इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है सॉलिड स्टेट वाला पार्ट, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो जब इस पॉइंट की बात हो रही है, अगर इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट एंड फ्रोजन सॉल्वेंट, जब लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट दोनों के वेपर प्रेशर जब इक्वल होंगे तो एट दिस पॉइंट टेम्परेचर विच इज T1, इस टेम्परेचर को कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट becomes equal to वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब हम T1 टेम्परेचर की ही बात करें तो क्या T1 टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट वाले जो सॉल्वेंट होगा क्या उसके इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इस पॉइंट पर हमें जाना होगा। इस पॉइंट पर हम कैसे जा सकते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो इसका अगर रिवर्स करें टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को T1 से T2 टेम्परेचर की तरफ मूव कराएंगे। जब हम T2 टेम्परेचर पर मूव करते हैं तो हम देखेंगे सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है ये इस पॉइंट पर मीट कर जाता है। जब इस पॉइंट पर जब मीट करेगा तो इसका मतलब लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन इनके वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर जा कर के इक्वल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को कहा जाएगा T2 जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जिस तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी भी डिपेंड करता था मोलिलिटी पर, सिमिलरली यहाँ भी डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी मोलिलिटी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन को हटाएंगे, इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के एफ को इंट्रोड्यूस करना होगा। के एफ इज़ नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलिलिटी का फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ जो बी है, बी का मतलब सॉल्यूट के लिए है, ये चीज़ याद रखिएगा ताकि फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न ना हो। और ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट करना। तो डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए का मीनिंग हुआ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी का मतलब हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए इज़ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। के एफ क्या है यहाँ पर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इन सारे जो शॉर्ट फॉर्म है या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है सभी को आप याद रखिएगा। इफ मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 देन के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो यहाँ से के एफ को हम डिफाइन कर सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलिलिटी कितनी है 1, तो उस सोल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही के एफ होगा। के एफ को हम एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप है उसके थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि के एफ एंड के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये दोनों ही किसी भी सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं। कोई भी सॉल्वेंट है तो उसकी ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल वाटर है तो ये इसकी फ़िक्स क्वांटिटी होगी, बेंजीन है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फ़िक्स क्वांटिटी होगी। तो के एफ को थर्मोडायनेमिक रिलेशन है उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, के एफ इज़ इक्वल टू आर टी एफ नॉट स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच। ये जो डेल्टा एच एफ यू एस लिखा हुआ है ये फ्यूज़न है। डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न इसका मतलब है मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। इन सभी वैल्यूज़ अगर नोन है तो इसकी वैल्यू पुट करने पर हम के एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बेस पर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कंपटीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है बट सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। के एफ की अगर हम यूनिट निकालें तो के एफ की यूनिट होती है के केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसकी यूनिट वही होगी जो के बी की यूनिट होती है, दोनों की यूनिट सेम रहेगी। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। दिस इज़ कार रेडिएटर। कार रेडिएटर में जो हम लिक्विड को फिल करते हैं ताकि इंजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर वो ओवरहीट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हो सकता है कुछ वो प्रॉब्लम करे या कार को डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम इस रेडिएटर में कुछ ऐसा फ्लूइड इसमें ऐड करते हैं
ताकि उसके टेम्परेचर को वो कूल करता रहे। जनरली हम नॉर्मल जो एरियाज़ होते हैं जैसे इंडिया है या पाकिस्तान या जो एशिया कंट्री हैं जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 20, 25, 30 के आसपास, तो वहाँ वाटर एज अ रेडिएंट यूज़ करते हैं H2O। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं अर्थ पर जहाँ पर टेम्परेचर 0 से कम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम वाटर एज अ रेडिएंट यूज़ करेंगे रेडिएटर में कूलेंट की तरह, तो वहाँ पर वाटर फ्रीज हो जाएगा। और वाटर फ्रीज होने पर जो रेडिएटर को फ़ैन को रोटेट कराने के लिए जो मोटर है वो सीज हो सकती है और कुछ ना कुछ में डैमेज हो सकता है या ब्लास्ट हो सकता है। तो उस एक्सप्लोजन या एक्सप्लोड होने के लिए, डैमेज होने के लिए बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, वाटर में एंटी फ्रीज सोल्यूशन या एंटी फ्रीजिंग एजेंट इसका हम यूज़ करते हैं। हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देता है। सपोज़ करो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री सेल्सियस है या -5 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसकी अमाउंट को कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि वाटर -10 या -15 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो। तो इसका मतलब -4 डिग्री सेल्सियस पर या -5 डिग्री सेल्सियस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उस कंडीशन में वाटर फ्रीज नहीं होगा और जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो जो जिसके लिए हम रेडिएंट में कूलेंट को यूज़ करते हैं वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा। तो ऐसे ही कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट हैं, इनके एग्जांपल हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। इनके फॉर्मूले हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के और ग्लिसरॉल के। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर आइस एंड कॉमन सॉल्ट का एक मिक्सचर है। अगर हम वाटर में कॉमन सॉल्ट को ऐड कर दें और उसको फ्रीज़ करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केवल प्योर वाटर फ्रीज होता है, लेकिन जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर एग्जांपल NaCl को ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली 0 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज़ हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर केवल प्योर वाटर फ्रीज होता है। तो अब बात आती है कि कितना टेम्परेचर मिनिमम हो सकता है बाय एडिंग NaCl। -33 डिग्री सेल्सियस तक हम मिनिमम जा सकते हैं बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट। तो इसका बेनिफिट क्या है, लेबोरेटरी में बहुत सारे ऐसी रिएक्शन हैं जो लोअर टेम्परेचर पर हमको करानी होती हैं। तो उन रिएक्शंस को कराने के लिए हम एक ऐसे मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो। अगर हम आइस का यूज़ करेंगे फॉर सच रिएक्शन तो हम मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस मिक्सचर का यूज़ करेंगे आइस एंड कॉमन सॉल्ट का तो हम -20, -10, -15 इस टाइप के टेम्परेचर को भी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को कराने के लिए इस टाइप का जो मिक्सचर है फ्रीजिंग मिक्सचर ये बहुत यूज़फुल रहता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस पिक्चर को यहाँ क्यों दिया हुआ है, तो इस पिक्चर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये आइसक्रीम की पिक्चर है, ऐसे आपको दिख रहा है। जब आइसक्रीम को फ्रीज़ करते हैं तो उसके कंपोजिशन में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। अब आपका होम असाइनमेंट ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है कि हम NaCl को इस आइसक्रीम में क्यों ऐड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ डज स्प्रिंकलिंग of salt help in clearing the snow covered road in hilly areas। जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी बहुत होती है, तो उतनी ज़्यादा स्नो को रोड से हटाने के लिए सॉल्ट की स्प्रिंकलिंग की जाती है। सॉल्ट फेंका जाता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, छिड़काव किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, वो कैसे हेल्प करता है, और इस फिनोमिना में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है उसको एक्सप्लेन करना है। उसी का ही सेकंड क्वेश्चन है, उसका दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। These are some numerical related to depression in freezing point। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोलर मास 62 ग्राम पर मोल,
is a common automobile anti-freezing agent. Calculate freezing point of solution containing 12.4 gram of this substance in 100 gram of water. और KF की वैल्यू गिवन है फॉर वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये CBSE 2010 का एक क्वेश्चन है। एक सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ एक बार। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है। इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट, इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड सेकंड पार्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है और नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा है ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसको कैलकुलेट करने को कहा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि नीचे वाले क्वेश्चन में डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों को कैलकुलेट करना होगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन 2010 एंड 2015 दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं केवल सेकंड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ। इन द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। यहाँ सारी वैल्यू गिवन है। KF की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, WB मास ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल गिवन है ये, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला गिवन है C2H6O2। इसकी हेल्प से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 62, तो हम MB के प्लेस पर 62 पुट करेंगे। एंड WA मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम, ये भी गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमको जो डेल्टा TF कैलकुलेट होकर के आएगा वो होगा 2.25 केल्विन। तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर रहेगा डेल्टा TF का। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो हमको पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा TF जो हमें कैलकुलेट किया है इसको हम माइनस कर देंगे। सॉल्वेंट यहाँ कौन है, वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नोन होता है, जबकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमें पता रहना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 केल्विन रहता है। माइनस 2.25 जो डेल्टा TF की वैल्यू है, इसको माइनस करेंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस वैल्यू वी विल गेट 270.90 केल्विन। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। तो इस सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल को। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफर करेगा। अब इसमें देखें, फॉर्मूला सभी में सेम लगता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, ये जो MB है इसको इधर पहुंचा दें डेल्टा TF के प्लेस पर और डेल्टा TF को इधर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें MB कैलकुलेट करना है और बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का बेनिफिट यही है, इन फॉर्मूले में इतने सारे वेरिएबल हैं, इन सभी में किसी एक को छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल गिवन होंगे। KF कांस्टेंट है सिर्फ, उनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। तो ऐसा एक्सचेंज करने पर एक MB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सब कुछ जो लिखा है इन सभी की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। पुट करने पर MB की वैल्यू निकल के आएगी 256 ग्राम पर मोल, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी सारी कैलकुलेशन ये आपको खुद करनी है।